हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई की। तो आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी कल और उसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करती हुई दिखाई दी। सबसे पहली चीज़, रेपो रेट को अनाउंस किया गया। जो उम्मीद थी उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मुझे पर्सनली लग रहा था 0.25% रेपो रेट को कम किया जाएगा, बट 0.5 कर दिया गया। कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा स्टांस था। इसके पीछे का रीज़न क्या था? जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% से नीचे कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है और आगे जो प्रोजेक्शन करी गई है वो भी कंट्रोल्ड ही दिखाई दे रहा है। मेजर चीज़ थी पॉलिसी का जो स्टांस है, अभी वो न्यूट्रल कर दिया गया है। पहले अकोमोडेटिंग था, 3 महीने पहले भी न्यूट्रल था, उसे अकोमोडेटिंग किया गया था और अब फिर से न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? आगे जो रेपो रेट डिसाइड किया जाएगा वो मार्केट कंडीशन देख के किया जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट सब कुछ अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट सिचुएशन खराब होती है तो रेपो रेट शायद इतना ही रहे, शायद कम कर दिया जाए, शायद बढ़ा भी दिया जाए। न्यूट्रल का स्टांस का मतलब है अभी भाई न्यूट्रल ही है। बाकी क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5% करी गई है। क्वार्टर 2 के अंदर 6.7, क्वार्टर 3 6.6, क्वार्टर 4 6.3। साथ में कैश रिजर्व रेशियो को भी 1% से घटा दिया गया है। कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन डालने का भी प्लान किया जा रहा है गवर्नमेंट का। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ना ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। एक साइड पे हमको अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जीडीपी 6 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो इनकी प्रोजेक्शन है। साथ में रेपो रेट कम कर दिया गया। इसका मतलब जो ब्याज दरें होती है वो कम हो जाएगी। अभी नहीं होगी, कल से नहीं होने वाली, आज से नहीं होने वाली, कुछ ही टाइम के अंदर ब्याज दर कम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग लोन लेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी आएगी जिसकी वजह से ग्रोथ प्रोजेक्शन सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये जो सोचा गया है ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये शायद लिक्विडिटी के बिहाफ पे किया गया है। बट ग्लोबल टेंशन्स दिखाई दे रही है जिसके चक्कर में लोगों का पैसा होने के बावजूद भी लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। पहले हम वॉर लाइक सिचुएशन देख रहे थे, फिर हम ट्रेड वॉर वाली सीन भी देख रहे हैं, करेंसी फ्लक्चुएट करते हुए भी देख रहे हैं, अभी वायरस वाली सिचुएशन भी सुनने में आ रही है। तो बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही है। क्या ये सब कुछ सही रहेगा नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात है। प्रोजेक्शन तो कर दी गई है। अच्छी चीज ये है जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी देखने को मिली है, जिसके चक्कर में जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो बहुत ही अच्छी रखी गई है। क्वार्टर 1 2.9%, क्वार्टर 2 3.4%, क्वार्टर 3 3.9%, फिर 4.4%। अप्रैल 2025 के अंदर 6.16% रिटेल इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया गया है। ये 6 साल में सबसे कम है और वन ऑफ द रीजन यही है कि भाई एग्रीकल्चर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया है। बाकी अगर मैं गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज की बात करके चलूं तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है और जो लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है उसको चेंज किया गया है अप टू 2.5 लाख रुपए वाले लोन के ऊपर। पहले 75% तक आपका अमाउंट मिलता था, अब 85% तक मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो पहले आपको 75,000 रुपए तक का लोन मिलता था, 85,000 तक का मिलेगा। ठीक है भाई, अभी इस टाइम पे ज्यादा रेट, ले लो लोन, उसके बाद में कर जाओ डिफ़ॉल्ट, ले ले भाई मेरा गोल्ड ले ले, तब तक क्या पता गोल्ड के रेट भी घट जाए। ऐसा नहीं करना, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने लास्ट न्यूज़ में ही बात करी थी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ऐसे प्रेडिक्शन है कि गोल्ड के प्राइसेस घट सकते हैं। तो 15% पे तो फिर बन सकती है क्या? बाकी आरबीआई ने क्रिप्टो के अगेंस्ट बात करी है अगेन। उन्होंने बोला है कि जो क्रिप्टोज है, बिटकॉइन, इथेरियम, वो सब के सब नुकसानदायक है इकोनॉमी के लिए। बाकी भाई क्रिप्टो बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये है इंडिया के अंदर अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है क्रिप्टो को लेके। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई आप पॉलिसी बनाओ, क्या करना चाहते हो, क्रिप्टो रखना है नहीं रखना, क्या रूल्स होने वाले हैं क्लियर करो, क्योंकि हवाला का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो के थ्रू इधर उधर होता है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है इसके ऊपर। आप बस बोले जा रहे हो क्रिप्टो रिस्क है वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से कुछ रेगुलेशंस आनी चाहिए। हम हम जैसे लोगों में तो बहुत सारा पैसा डूब गया है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है पैसे का होने क्या वाला है। क्योंकि पहले जहाँ पैसा लगाया था, जिसमें पैसा लगाया था, मार्केट क्रैश करके उसका पैसा सारा का सारा नीचे चला गया था। उसके बाद में जब बढ़ने का टाइम आया, जिस कंपनी के थ्रू हमने इन्वेस्ट कर रखा था भाई, उस कंपनी का हैक हो गया, उसका कुछ चोरी हो गया। इसके चक्कर में हमारा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया और जितनी भी हमको ग्रोथ मिली वो सारी ग्रोथ जीरो कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपके उस टाइम के अमाउंट को फ्रीज कर रखा है और उसको हमने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया है। भाई यूएसडीटी तो ग्रो ही नहीं किया, क्रिप्टो तो बहुत ग्रो किया, तो हमको सारी ग्रोथ नहीं मिली। पहले तो नुकसान हुआ, प्लस उनकी जो चोरी हुई उसका नुकसान हुआ। अब वो कंपनी ने अपने आप को पनामा में रजिस्टर कर लिया, पता नहीं क्या है भाई।
तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है गवर्नमेंट को लेके कि भाई कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे कुछ रेगुलेशन तो लेके आओ। डूब गया ठीक है, कंपनी भाग जाएगी पैसे लेके, वो छोड़ो, आगे क्या करना है गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ क्रिप्टो कंपनीज इंडिया में बंद होती हुई दिखाई दी है, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। बाकी आपका इंश्योरेंस अब महंगा होने वाला है। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसके रेट बढ़ने वाले हैं, प्रपोज किया जा रहा है 18% प्राइस राइज, और ऐसा हो जाएगा, बहुत हाई चांसेस है। और ये सबके लिए लागू होने वाला है क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है इंडिया के अंदर, सबको ही लेना होता है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, आप गाड़ी में जा रहे थे, आपने किसी को ठोक दिया, तो जिसको ठोका उसका जो भी नुकसान हुआ उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम देता है। पर ये मिलता कैसे है मुझे नहीं पता, प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में बताना यार। कई बार कोई गाड़ी ठोक देता है या कुछ भी होता है, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खुद ही अपने इंश्योरेंस से लेते हैं। आइडली अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो उसका इंश्योरेंस हमारे पैसे पे करेगा ना। तो वो कैसे होता है, क्या कोई प्रोसेस होता है, क्या करना होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता नहीं है और लोगों को भी पता लगेगा कैसे ये चीज काम करती है। तो मान के चलो अगर आपकी 1000 सीसी से नीचे की छोटी गाड़ी है तो आपको जो पहले 2100 रुपए देना पड़ता था एवरेज, वो अब 2500 रुपए देना पड़ेगा। मीडियम साइज है 1000 से 1500 सीसी के बीच में, तो आपको 3400 से 4000 रुपीज तक देना पड़ेगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का बैंड बजा पड़ा है। एक कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, उनका जो थर्ड पार्टी लॉस रेशियो है वो 108% है। मतलब आपने लोगों से जितना पैसा लिया उसके ऊपर आपने लोगों को पैसा दे दिया, 8% ऊपर दे दिया। ये कंसर्निंग है, इसलिए शायद रेट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ये कंपनियां भी पैसा कमा पाए। बाकी लेते कैसे थर्ड पार्टी क्लेम, ये बताओ भाई मुझे। अब बात करते हैं फ्रॉड की, जो कि एक बैंक के एम्प्लॉय ने किया, जहां पर लोगों की एफडी से पैसा चुराया गया, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया और उसको लूज किया गया। ये कहानी है साक्षी गुप्ता की, जो कि आईसीआईसी बैंक के कोटा ब्रांच के अंदर थी, जहां पर उन्होंने 2020 से 2023 के बीच में 4.58 करोड़ रुपया गायब किया है। 110 एफडी अकाउंट जो कि 41 कस्टमर्स के थे, उनमें से पैसा निकाला गया है। उस पैसे को शेयर मार्केट में डाला गया, जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अब ये सारे के सारे भेद को छुपाने के लिए उन्होंने कस्टमर्स के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उसी को बदल दिया। मतलब समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। अगर आपकी एफडी टूटेगी, उसमें से पैसा निकलेगा, कहीं पे जाएगा, तो आपके पास मैसेज आएगा। तो आपका नंबर ही बदल दिया, अपने रिश्तेदारों के नंबर, अपने घर वालों के नंबर डाल दिए, तो उन्हीं के पास मैसेज आ रहा है, उन्हीं के पास ओटीपी आ रहा है, सामने वाले को पता ही नहीं है उसके एफडी के साथ में क्या हो रहा है। तो 31 मई को इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी सिस्टर की मैरिज थी, वहीं से लिया गया है। तो भाई ये बहुत बड़ा फ्रॉड टाइप्स है। नंबर आपको शायद छोटे लग रहे हैं कि भाई 4-4.5 करोड़ रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है फ्रॉड टर्म्स में, नुकसान तो किसी को हुआ ही है। बट भाई ये बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल निकल के आया है, जहाँ पर एम्प्लॉइज मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये कंसर्न है बहुत बड़ा। बाकी वीडियो में ज्यादा पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उन्होंने एक यूएस की पोल खोली है। यूएस वाले बहुत टाइम से शोर मचा रहे हैं कि इंडिया वाला बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है भाई, बहुत ज्यादा टैक्सेस लेता है। और इनकी रिसर्च के हिसाब से जो कैलकुलेशन करी गई है वो कैलकुलेशन ही सही नहीं है। इनका कहना है कि जो यूएस कह रहा है 44.4 बिलियन का गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, उसके अंदर बाकी चीजें इंक्लूड क्यों नहीं करी जा रही। जैसे सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, डिजिटल ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया। अगर सब कुछ इंक्लूड करोगे तो 35 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस यूएस रख के बैठा है। तो ये तो एकदम ही वो वाली बात हो गई ना, कुछ बातें छुपाओ, जो बातें रखनी है वो रखो, जिसके चक्कर में पूरी स्टोरी बदल दो। ये कहीं ना कहीं मेरे को एक बड़े यूट्यूबर की याद दिला रहा है जो यही करता है, सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। यूएस ने भी यही किया है। एक बार आप नंबर्स देखो भाई, इंडियन स्टूडेंट जो यूएस के अंदर है, वहां से 25 बिलियन डॉलर कमाया जा रहा है। बिग टेक ऑपरेशन से 15 से 20 बिलियन डॉलर, फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विस से 10 से 15 बिलियन डॉलर, तो टोटल 35 से 40 बिलियन डॉलर कमाया जा रहा है खाली इन्हीं चीजों से। तो इस सरप्लस को कंसिडर क्यों नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे हिसाब से हम सबके लिए, कि किस तरीके से बड़े बड़ी कंट्रीज भी उन बातों को छुपाती है जिनसे उनको नुकसान हो सकता है, और ऐसे प्लेट के अंदर चीजों को पेश किया जाता है कि लगे कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। मुझे भी लगा था कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम ट्रेड सरप्लस में हैं, इंडिया वाले बहुत कुछ करते हैं, मैंने कहा भाई ठीक है, तो अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर जब ये रिपोर्ट पढ़ी तब समझ में आया कि भाई ये तो माया जाल था। अगली खबर भावेश अग्रवाल की है। तो उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के कुछ शेयर्स को प्लेज किया था और उससे पैसा रेज किया था। वो पैसा रेज किया था अपनी एआई वाली स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, 250 करोड़ के आसपास रेज किया गया था।
पर पिछले कुछ टाइम में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स एकदम क्रैश करते हुए दिखाई दिए। इस चक्कर में उनको प्लेजिंग अपनी फिर से बढ़ानी पड़ती मतलब उनको अपने और शेयर्स देने पड़ते। बट यहाँ पर उन्होंने और शेयर्स नहीं दिए, प्लेज नहीं किए, उन्होंने 20 करोड़ रुपया सामने से दे दिया है। और आपको बता रहा हूँ ये जो लोन लिया गया था ना, 15 से 16% के बीच का लोन था, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट था इसका। और सवाल ये है इन्होंने पैसा दिया है, प्लेजिंग क्यों नहीं करी गई? क्योंकि आप पैसा बचा के प्लेज कर सकते थे ना। समझा रहा हूँ कहानी क्या होती है। आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड नहीं भी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन सेट हो रखी है, तो फाउंडर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेचने की जगह कि भाई अगर शेयर बेचोगे तो आपको कैश तो मिल जाएगा, बट शेयर ना बेचो, मेरे को कंपनी में भरोसा है भाई कंपनी आगे चलेगी, बट मुझे लिक्विडिटी चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ उन शेयर्स को गिरवी रख देता हूँ और उसके बदले में पैसा रेस कर लेता हूँ। तो अभी क्या है, मेरे शेयर्स तो बढ़ते ही रहेंगे, प्लस मेरे पास में कैश भी आ जाएगा, लिक्विडिटी भी आएगी, जिसको यूज भी कर सकता हूँ। जैसे आज के टाइम पे मान लो एक यूनिकॉर्न फाउंडर है, अगर उसने अपने शेयर्स आज तक एक बार भी नहीं बेचे और प्लेज भी नहीं किया ना, तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। उसके पास सिर्फ उतने ही पैसे होंगे जितनी वो सैलरी ले रहा है, जितना वो बचा पा रहा है। कहने को ऑन बुक्स बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पर बड़े फाउंडर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, वहां से लोन उठा लेते हैं उसके बिहाफ के ऊपर और उससे अपनी लिक्विडिटी रखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन्होंने पैसे वापसी क्यों करे? अगर ये चाहते हैं तो अपने शेयर्स और प्लेज कर लेते। कमेंट सेक्शन में बताओ उसका रीजन क्या हो सकता। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने गपशप के जीएसपी टेक्नोलॉजी स्टैक को एक्वायर कर लिया है। अब ये क्या है, ये यूपीआई को एक्सपैंड करने में मदद करेगा फोन पे की, जहां पर आप फोन से या फिर एसएमएस से, मतलब कॉल पे बात करके या फिर एसएमएस से यूपीआई ट्रांसफर कर पाओगे। जहां पर इंटरनेट नहीं है, ऐसी डिवाइसेस है जो स्मार्ट नहीं है, जहां पे यूपीआई नहीं चल सकता, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो फोन पे का प्लान है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे और अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके एक्सपैंड करेंगे। बाकी नावी फिनसर्व की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 में उनका प्रॉफिट 67% घटता हुआ दिखाई दिया है। इनका आईपीओ आ रहा है, ठीक है ना, जल्दी। पहले पहले आने वाला था, फिर रुक गया, फिर उन्होंने कहा अभी मार्केट कंडीशन सही नहीं है, फिर निकालेंगे। तो आईपीओ पर आने वाला है। यहाँ पर ही खबरें निकल के आ रही है, प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कंसर्निंग है? नहीं है। एक बार आप चार्ट को देखो, अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट घटा है बट रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, अदर इनकम कम होती हुई दिखाई दी है। इस चक्कर में ओवरऑल आपको लग रहा है कि भाई इनका प्रॉफिट घटा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, अगर आप रेवेन्यू ग्रो कर पा रहे हो और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी हो, तो कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं निकल के आता है। अदर इनकम्स में क्या आता है ये मैं देखना चाहूंगा कि क्या-क्या चीजें हैं जहां सर ये इनकम अब नहीं कर पा रहे हैं। बाकी क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी ने 30 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो अगेन 24% के आसपास नीचे गया है पिछले क्वार्टर से। साथ में इनकी सेल्स भी घटती हुई दिखाई दी है, जो कंसर्निंग है। 5% घटी है बट कंसर्निंग तो है ही। बाकी जब इनका आईपीओ आएगा तब बेटर इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे किस तरीके से कंपनी जा रही है। मुझे पर्सनली ये कंपनी बहुत पसंद है, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाउंडर ऐसे जिन्होंने शायद इंडिया का सबसे बड़ा एग्जिट किया एक टाइम का, फ्लिपकार्ट, उन्होंने कंपनी बेचने के बाद में एक कंपनी शुरू करी जहां पर फंडिंग ही रेज नहीं करी, एक लेवल तक आके प्रॉफिटेबिलिटी बूटस्ट्रैप के ऊपर बिजनेस बनाया गया और उसका आईपीओ निकालने की प्लानिंग करी जा रही है। बहुत अच्छी स्टोरी है अगर देखा जाए तो। बाकी ओयो की बात करके चले तो उनका प्लान है जो कंपनी सर्विस होटल्स होते हैं उसको और बढ़ाने का, उनका भी आईपीओ आने वाला है। तो इनका प्लान ये है कि भाई 900 से हम 1800 होटल्स ले जाएंगे जो कंपनी सर्विस होने वाले हैं। साथ में 124 सिटीज के अंदर ऑपरेट करते हैं, 300 सिटीज के अंदर चले जाएंगे। जहां पर 3 कैटेगरीज के अंदर एक्सपेंशन को बांटा गया है। एक है लेजर सिटी, जहां पर लोग मजे करने के लिए जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। दूसरा है पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, भगवान वाली जो जगह होती है उस जगह पे, मंदिर वंदिर वाली जगहों पे लोग जाने लग गए हैं, तो वहां पर एक्सपैंड करेंगे। और तीसरा है बिजनेस कॉरिडोर, जैसे कि जलंधर हो गया, मोहाली, फरीदाबाद, दार्जिलिंग, आसानसोल, पोर्ट ब्लेयर वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्लीन सोची समझी स्ट्रेटेजी है। बाकी इनके जो खुद के सर्विस होटल्स होते हैं उसकी रेटिंग बाकियों से बेटर देखने को मिलती है। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने टाटा को आईफोन और मैकबुक के रिपेयर का काम दे दिया है इंडिया के अंदर। अभी टाटा वाले इनके फोन वोन तो बना ही रहे हैं, अब वो रिपेयर भी करेंगे। क्या हम इंडिया के अंदर रिफर्बिश एप्पल डिवाइसेस देख सकते हैं? यूएस के अंदर ये चल रहा है, क्या इंडिया के अंदर ये आएगा जहां पर रिफर्बिश डिवाइसेस इंडिया में देखें? तब भाई मच जाएगी, मजाक नहीं कर रहा मैं। एक्सपेक्ट मैकबुक एयर रिफर्बिश, आपको विद वारंटी मिल रहा है, ठीक है, 6 महीने की वारंटी मिलती है, 1 साल की भी मिलती है, और उसका प्राइस है 30,000 रुपए, 25,000 रुपए। मार्केट खराब हो जाएगी भाई, मजाक नहीं कर रहा।
क्योंकि अभी के टाइम पे आपको नया ही मैकबुक एयर मिल जाएगा 45,000 रुपए के आसपास में, 50,000 रुपए के आसपास में। M1 की बात कर रहा हूँ, M1 बंद हुए हुए भी टाइम हो गया है। तो ये तो और सस्ता आएगा। ऑल्दो इतनी पुरानी जनरेशन्स नहीं आती है। जैसे अभी करंटली कोई लैपटॉप चल रहा है, आपको 6 महीने के बाद में वही सेम करंट जनरेशन का लैपटॉप भी मिल सकता है रिफर्बिश के अंदर। सपने हैं, मतलब मैं हवा में तीर मार रहा हूँ। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो होता ही नहीं है वैसे भी। बाकी बायजूस वालों ने यूएस लेंडर्स को अपने इंसॉल्वेंसी केस से हटाने की बात करी है। बायजूस ने बोला है जो ग्लास ट्रस्ट है उनको हटाओ भाई हमारी इस प्रोसीडिंग से। रीजन क्या है? बायजूस के हिसाब से जो ग्लास ट्रस्ट है वो 17.38% ही वोटिंग राइट ओन करता है जो टर्म लोन था उसका। इनके पास में 51% वोटिंग है ही नहीं। इसकी वजह से ये बाइंडिंग एक्शन ले ही नहीं सकते। तो 24 नवंबर 2021 के अंदर जो एग्रीमेंट बनाया गया वो फ्रॉड है। उन्होंने बोला है बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के उन्होंने सारा का सारा काम किया है, इस बेसिस के ऊपर उनको हटाया जाए। अभी रिसेंटली इनका पॉडकास्ट भी आया था, वहां पर भी यही बोला गया था, वल्चर्स बोला गया था, वल्चर्स इन लोगों को। इसी ट्रस्ट की बात करी जा रही थी मेरे हिसाब से। उन्होंने बोला था कि भाई इन्होंने पूरी कंपनी खराब करने की कोशिश करी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है ना, तभी कहानी निकलेगी तब बात करेंगे। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर केस स्टडी बना रखी है पहले भी, देख लेना उसको। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प वर्सेस एलोन मस्क हो चुका है, बच्चों वाली फाइट शुरू हुई है, मैं ये बोलूंगा। बच्चों की तरह लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है जब एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको क्रिटिसाइज किया और बोला इसकी वजह से नेशनल डेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बोला कि तुम्हारे सारे फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूंगा, एलोन मस्क की सारी कंपनी सब कुछ छीन लूंगा, स्पेसएक्स के साथ भी सब कुछ छीन लूंगा। फिर एलोन मस्क ने बोला कि भाई इनको तो इम्पीच करना चाहिए। इनका नाम जेफरी एस्पिटिन की फाइल के अंदर भी देखने को मिला था। अभी जेफरी वाला केस क्या है, मेरा कैटेगरी नहीं है भाई इस टाइप का कंटेंट बनाने की, बट ना ये बहुत ही शेडी केस था। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम निकल के आया था। नाम का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कल्प्रिट थे। ये बंदा चाइल्ड ट्रैफिकिंग करा करता था और बहुत बड़ा केस बना था और फिर भी इसको 1 साल के अंदर छोड़ दिया गया था। तो बहुत बड़ा केस है ये। उसके अंदर कहा जा रहा है इनका नाम था। नाम का मतलब ये नहीं है कि ये इन्वॉल्व थे, बट 1 साल के अंदर एक बंदे को इतने बड़े केस के अंदर छोड़ दिया गया, गिल्टी होने के बावजूद। कंसर्निंग तो है कि कोई बड़े-बड़े लोग तो मिले हुए थे। तो एलोन मस्क ने उस बड़ी बात को हाइलाइट कर दिया। इसके बाद में भाई टेस्ला के शेयर्स क्रैश करते हुए दिखाई दिए। कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया पे बातें थोड़ी ना होनी चाहिए यार। और मैच्योर लोगो तो मैच्योर वाली बातें करो। बाकी जेपी मॉर्गन की बात करके चले तो उन्होंने जॉब हॉपिंग के ऊपर एक रूल बना दिया है भाई। उनके पास में कोई भी बंदा अगर जॉइन करेगा 18 महीने तक वो जॉब हॉपिंग नहीं कर सकता। अगर कंपनी को पता लगा वो किसी इंटरव्यू के पास बैठा भी है, कुछ भी करा, उसी टाइम निकाल देंगे। उनको पता लगा किसी भी कंपनी का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया गया, चाहे फ्यूचर डेट का भी हो, वो भी निकाल देंगे। अब कहानी क्या है, जेपी मॉर्गन का एनालिस्ट प्रोग्राम होता है जो कि पहले 3 साल का होता था, अब 2.5 साल का हो गया है, जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता है। जेपी मॉर्गन अपने एम्प्लॉइज ट्रेन करता है, आप ये कह सकते हो एक बार को कि भाई उनको हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी में रखेंगे। तो बहुत ही मान के चलो अच्छे लेवल पे वो माना जाता है प्रोग्राम, उसमें सिलेक्ट होना। अब जो बड़ी-बड़ी पीई कंपनीज़ होती है, उनको पता है भई ये तैयार हो गया बंदा आने वाला, तो 20 से ही बंदे को उठा के ले जाती है। कंप्लीट जैसे ही वो उसके बाद उठा के ले जाती है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि भाई ये चीज़ें नहीं चलेगी। अगर आपने ऐसा किया तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि भाई इनकी कॉस्ट भी आती है। बाकी मार्केट तो भाई अच्छी दिखाई दी है, अब देख ही सकते हैं मार्केट कैसी लगी है। ओवरऑल सब कुछ सुहाना दिखाई दे रहा है क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसीज़ ऐसी लेके आए हैं। बाकी लेट्स सी आगे कैसे जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होने वाली है। अभी वेट करो 8 6-7 दिन, बहुत सारी और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हमको दिखेगी ग्लोबली। बाकी इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।